अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, मैं हूं हनीफ और आप लोग देख रहे हो हनीफ CRI। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ऑटोमन एम्पायर कंस्ट्रक्ट कैसा हुआ था, उस वो कोलैप्स होने के रीजंस क्या थे। और अब इस वीडियो में हम लोग कुछ ब्रिटिश एम्पायर के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि वो कंस्ट्रक्ट कैसा हुआ, वो कोलैप्स कैसा हुआ, उसके रीजंस क्या थे कोलैप्सिंग के लिए। तो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सी रूट डिस्कवर कर कर किस तरह उन्होंने इकोनॉमी को इंक्रीज़ किया एंड प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर कर कर उन लोगों ने अपना नॉलेज इंक्रीज़ किया। इस तरह अगर सपोज एग्जांपल अगर आपके पास नॉलेज है, इकोनॉमी है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? पहला ख्याल कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे रूल करना है, मुझे सबको अपने अंडर रखना है। वही सेम ख्याल ब्रिटिशर्स के पास भी आया। ब्रिटिशर्स ने भी सोचा अब हमारे पास नॉलेज है, पावर है, हमारे पास मनी है, इकोनॉमी है, तो हम अपनी जगह भी क्यों रुके हैं? लेट्स एक्सपैंड ओके। तो इस तरह इंग्लैंड ने अपना पहला ऑक्यूपेशन किया था आयरलैंड को 16th सेंचुरी में अपने मिलिट्री बेस के सपोर्ट पर। तब ब्रिटिश एम्पायर ने अपना सेकेंड ऑक्यूपेशन किया था 1783 से 1815 तक। उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और हांगकांग, चाइना को ऑक्यूपाई किया था। इसके बाद उन लोगों का उनकी थर्ड ऑक्यूपेशन थी इंडिया। उन लोगों ने इंडिया को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 24 अगस्त 1608 में इंडिया में पहला कदम रखा था। सूरत पोर्ट पे उन्होंने कदम रखा था। उन्होंने ये सोचा कि हम इस इंडिया में पहले एक कंपनी, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, इस्टेब्लिश करके हम आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम बढ़ाएंगे। पर उस टाइम के मुग़ल एम्परर जहांगीर ने उस टाइम के ब्रिटिश जनरल को, ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस को साफ मना कर दिया। पर अगर मना कर दिया तो वो लोग वापस तो गए नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि मुग़ल एम्पायर को छोड़कर हम इस एक ऐसे स्टेट में जाएंगे जहाँ पर मुग़ल्स का एम्पायर है ही नहीं। तो वहाँ उन लोगों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के एरिया में जाकर अपनी पहली कंपनी इस्टेब्लिश की थी 1613 में। इस तरह उन्होंने टोटल 50 कंट्रीज़ को ऊपर ऑक्यूपाई किया था एंड सिर्फ ऐसे 22 कंट्रीज़ थे जो ब्रिटिश रूल के अंदर आने से बच गए। और जब तक ब्रिटिश की पॉपुलेशन हो गई थी 412 बिलियन, जो कि उस टाइम की 23% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। एंड 1920 में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने 35.5 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को ऑक्यूपाई कर रखा था। इस तरह उन्होंने 25% ऑफ ओवर वर्ल्ड का लैंड को ऑक्यूपाई किया। इसीलिए ये कहा जाता था कि द ब्रिटिश एम्पायर इज़ एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स, क्योंकि एक न एक टेरिटरी पर उनका सन हमेशा चमकता था। पर सबसे बड़ी बात शुरू यहीं होती है। 2 वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया था। वो लोग पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे, उनका ब्रेकडाउन शुरू हो गया था। इसी तरह उन लोगों ने, जब उनकी पूरी एलियंस टूट गई थी, वो लोग पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे, तब 1900 से 1947 तक ये टाइम शुरू हुआ इंडिपेंडेंस का। अब मेन पॉइंट शुरू यहाँ होता है। 2 वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे। उन लोगों ने जितना जीता नहीं था उससे कई ज़्यादा हार चुके थे। ये पॉइंट यहाँ पर 1900 से 1947 तक ये पॉइंट था इंडिपेंडेंस का मूवमेंट। इंडिपेंडेंस को ये टाइम पर उसने इंडिपेंडेंस से जन्म लिया था। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर के कुछ गिने चुने साल बाकी थे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर अपने आखिरी सांस गिन रही थी। ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा एसेट, इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो लोग कि इंडिया को इस तरह देखा जा रहा था कि इंडिया वॉज व्यूड एज अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिशर्स ने 49 कंट्रीज़ में जितना ब्रिटिशर्स ने 49 कंट्रीज़ में से लिया था, अगर वो पूरे को मिला है, तभी भी इंडिया से लोगों ने ब्रिटिशर्स जितना ऑक्यूपाई किया, इंडिया से जितना ब्रिटिश लूटा उससे कई ज़्यादा है। इंडिया से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और 1930 से 1940 तक इंडिया की इंडिपेंडेंस पीक पर थी। वो लोग महात्मा गांधी और कुछ रेवोल्यूशनरी लीडर्स के अंडर रहकर इस तरह उन्होंने इंडिपेंडेंस की फ़ाइट लड़ी थी। तो आखिर में महात्मा गांधी के एक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद
ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया। इंडिया को जाते जाते भी उन्होंने इंडिया को 2 हिस्सों में कर दिया, पाकिस्तान और इंडिया। सोचा कि चलो हम जा ही रहे हैं तो इन्हें 2 हिस्सों में करते ताकि हम जाने के बाद भी ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे। सो बैड। बर्मा जो कि ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट था, एंड श्रीलंका, ये दोनों ने भी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी 1948 में। ब्रिटिशर्स ने ये भी डिक्लेयर कर दिया, ये भी अनाउंस कर दिया कि वो लोग फ़लस्तीन को भी इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। जब ही इजिप्ट ने भी अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। 1957 में ब्रिटिशर्स ने फेडरेशन ऑफ मलाया को भी इंडिपेंडेंस दे दी, जो कि 1948 से इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी ईयर अफ्रीका में द गोल्ड कोस्ट ने भी अपनी इंडिपेंडेंस ले ली एज घाना, एंड वहाँ से ब्रिटिशर्स को निकाल कर फेंक दिया। 1960 में सिप्रस ने भी अपनी इंडिपेंडेंस ले ली। 3 ईयर्स के बाद इन 3 कंट्रीज ने भी मिलकर मलेशिया बना दिया इन 1963। 68 में जो भी बच्चे कुछ कॉलोनीज थे अफ्रीका में, उन लोग वे ऑल ग्रैंड इंडिपेंडेंस। मोस्ट ऑफ द कैरेबियन टेरिटरीज अचीव्ड द इंडिपेंडेंस इन their 70s and 80s। जी पहला वो ब्रिटिशर्स का वेस्टर्न पैसिफिक टेरिटरी था जिसने अपनी आज़ादी 1970 में ही ले ली। 1980 में ब्रिटिशर्स ने अपनी अफ्रीका की लास्ट कॉलोनी सदर्न रोडेशिया को भी इंडिपेंडेंस दे दी, एंड नाउ इट इज नोन एज जिम्बाब्वे। 1898 में ब्रिटेन के किंग डायनेस्टी ने 99 ईयर्स के लिए हांगकांग को लीज पर लिया था, और 1997 में जब ये लीज एक्सपायर हो गई थी तब ब्रिटिशर्स ने इस हांगकांग को चाइना के हवाले कर दिया, और यहाँ पे ख़त्म होता है ब्रिटिशर्स का रूल। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म होता है। आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, ऑटोमन एम्पायर शुरू जहाँ से हुआ ख़त्म वहीं पे हुआ, एंड ब्रिटिश एम्पायर भी जहाँ शुरू हुआ फिर वापस जाकर वहीं पे ख़त्म हुआ। एक कोट याद आ गया मुझे, एक कमज़ोर वक्त एक ताकतवर आदमी को जन्म देता है, और एक ताकतवर वक्त एक कमज़ोर आदमी को जन्म देता है। That's all for today. Till then, subscribe, and this is Hanif signing off.